Welcome to the second lecture of operations management, which is operations or you can say the process strategy. So सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि operations या process strategy को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. So process strategy और operation strategy is basically the pattern of decision. ठीक है कि हमने डिफरेंट तरह के जो decisions लेने हैं in order to manage the process, ताकि हम अपनी competitive priorities को जो है वो अचीव कर सकें. वो competitive priorities जैसे कि हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे, सच एज क्वालिटी, स्पीड, मीन क्वालिटी या टाइम के परस्पेक्टिव में, डिपेंडेबिलिटी और यू कैन से रिलायबिलिटी के परस्पेक्टिव में कि हम एक रिलायबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकें. फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर है या नहीं रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉस्ट के परस्पेक्टिव से. सो इन ऑर्डर टू अचीव दीज कंपेटिटिव प्रायोरिटीज और यू कैन से द मार्केट रिक्वायरमेंट, हम वो जो पैटर्न ऑफ डिसीजंस ले रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज आवर प्रोसेस स्ट्रेटेजी और यू कैन से हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी है. ठीक है. सो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम एक वैल्यू एडेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए अपने इस कंपेटिटिव प्रायोरिटीज को जो है वो अचीव कर सकें. और वो ऑपरेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं, दैट इज कि हमारी कैपेसिटी क्या है, ओके हमारा जो सप्लाई चेन प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके के हैं, हम कौन सी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और यू कैन से ऑपरेशनल रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दोज कंपेटिटिव रिसोर्सेज. सो हम इन रिसोर्सेज को तीन कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, सच एज एसेट्स लाइक लोग हमारे पास जो है, इक्विपमेंट्स है या जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो वो कौन से डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू कन्वर्ट इनटू द दीज कंपेटिटिव रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड व्हाट अबाउट द कैपेबिलिटीज वी हैव, वेदर के हम उस जो कस्टमर की क्वालिटी और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको हम अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं, जो उसने हमें टाइम बताया उसको हम जो है वो अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ठीक है जी. हमारी जो कॉस्ट है वो कंपेटिटिव है या नहीं, हाई कॉस्ट के अकॉर्डिंगली तो नहीं कर रहे, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डिपेंडेबल मीन रिलायबल प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं. सो फॉर दैट, सो लेट मी शो यू के वो जो पैटर्न ऑफ डिसीजंस हमने करने होते हैं वो कौन से हैं. सो जो हम डिसीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रिगार्डिंग द कि हमने कौन सा प्रोसेस स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना है. सो प्रोसेस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये डिटरमाइन कर रहा होता है कि एवरी प्रोसेस के परस्पेक्टिव में मीन हमें किस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. और रिसोर्सेज के दरमियान जो हमने जो हॉर रिसोर्सेज आर पार्टीशन बिटवीन देम एंड देयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. और ऑब्वियसली ये जो की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो रहे होंगे वो एवरी ऑपरेशन टू ऑपरेशन या प्रोसेस टू प्रोसेस जो है वो वेरी कर रहे होंगे. जैसे सर्विसेज के अंदर हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर और कॉन्टेक्ट पर पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि हम जो है वो हाईली कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या लो कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. सच एज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक और द हॉस्पिटल के परस्पेक्टिव में अगर हम बात करें सो डिफरेंट आ जाएगा. ठीक है जी. लॉयर और बस ड्राइवर के परस्पेक्टिव में हम बात करें तो डिफरेंट कॉन्टेक्ट के परस्पेक्टिव में हमारे पास आ जाएगा कि हम जो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं वो लो इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं या हाई इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं. इसी तरीके से हम ले सकते हैं, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके पास क्या आ जाता है कि हम किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग मीन प्रोडक्ट और प्रोसेस जो है वो यूज करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट हम लो रखना चाह रहे हैं या हाई रखना चाह रहे हैं. सच एज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डेल. डेल क्या कर रहे हैं, प्योर स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है. सो दैट मीन अब वो उसको कस्टमर को इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे ले आता है, बिल्कुल कि उसको एट द एंड कंप्यूटर किस तरीके का चाहिए. जैसे कि लिनोवो कर रहा है या एचपी या डेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको एक फिनिश प्रोडक्ट दे रहा है तमाम कंपोनेंट्स को ऐड करके. ओके. आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, फ्रॉम देयर कंपनी एंड. जबकि डेल जो है एट द कंपनी एंड जो है आप उसको कस्टमाइज प्रोडक्ट कर रहे हो. सो वहां पे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट हाई एंड में आ जाती है. जबकि अगर हम एचपी के परस्पेक्टिव में बात करें तो वो जरा लो कॉन्टेक्ट के परस्पेक्टिव में हमारे पास आ जाती है. ठीक है. सो दैट मीन कि जब हम सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात मीन सर्विसेज प्रोवाइड की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हमें कस्टमर और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट के परस्पेक्टिव में देखना होगा. ठीक है, कि हमें कौन सी टाइप ऑफ सर्विस प्रोसेसेस को अडॉप्ट करें. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोसेसेस, वो भी हम लेटरली डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं.
और हमें कौन सा प्रोसेस स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट करने इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर सर्विस जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिंकअप की बात की जा रही होती है। जिस तरीके से हमने कहा सर्विसेज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हमारे पास है, सच एज प्रोफेशनल सर्विसेज, मैथ सर्विसेज, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर जॉब शॉप, बैच प्रोडक्शन, कि हमें कौन सा प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो ये जॉब शॉप, बैच प्रोडक्शन होते क्या है, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली प्रोसेस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होता है कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट हमने कहाँ पे लाके रखनी है, मीन कहाँ पे जाके कस्टमर जो है वो हमारे प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, ठीक है। जाहिर बात है जैसे ही कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट आएगी जिस जगह पे, दैट मीन उतनी आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइजेशन की तरफ जा रही होगी। सो जितना कस्टमर आपका एंड की तरफ चलता जाएगा, इट मीन आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की तरफ चलते जा रहे हो। ओके, साथ ही साथ हमने प्रोसेस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रिसोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी मद्देनजर रखना होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने इजी हैं, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज, इक्विपमेंट्स, इन ऑर्डर टू हैंडल द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज को। सो जाहिर बात है जितनी वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकेंगे, जितनी वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड कर सकेंगे, वो उतने फ्लेक्सिबल होते चले जाएंगे, ठीक है जी। और ऑब्वियसली वो उतने फिर स्पेशलाइज्ड इन दैट एरिया के परस्पेक्टिव में आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी जनरली हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे जॉब शॉप टाइप ऑफ, वहां पे क्या आ जाता है कि वो फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ होते हैं कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो कितना इजीली हमने करना है, तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमें जो है वो स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए होंगे, या इन लार्ज के परस्पेक्टिव में हमारे पास होगा कि हम एक पेट स्टैंडर्ड जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते जाएं हमारे रिसोर्सेज, और हम फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। एंड देन वी आल्सो टॉक अबाउट द कैपिटल इंटेंसिटी, ठीक है, मीन हमें लो ऑटोमेशन के ऊपर रहना है या हाई ऑटोमेशन की तरफ जाना है। ओके, so with the eyes of this one, customer involvement, resources की flexibility, as well as हमारे पास जो capital intensity के perspective में हम decide कर रहे होते हैं कि मुझे कौन सा particular process structure जो है वो adopt करने। और जब हम process structure को adopt करने की बात कर रहे होते हैं स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर लेआउट डिजाइन की भी बात की जा रही होती है। इवन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन सर्विसेज सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे भी लेआउट मीन हमारी जो फैसिलिटी का डिजाइन किया जाएगा, फैक्ट्री को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। सो ज्यादातर प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट है, ये है क्या, ये भी हम डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द डिसीजंस जो कि हम कर रहे होते हैं जब हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी हो या हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, कि हमें कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है, ठीक है, सच एज जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन और मैस प्रोडक्शन, या हम सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस शॉप प्रोसेस की तरफ जाएंगे या मैस प्रोसेसेस की तरफ जाएंगे। हमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट लो चाहिए या हाई चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से रिसोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी हमें हाई चाहिए या लो चाहिए, या प्योर स्पेशलाइज्ड जो है वो काम हमें करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें लो ऑटोमेशन चाहिए या हाई ऑटोमेशन चाहिए। ऑब्वियसली जितना आप ऑटोमेशन हाई की तरफ जाएंगे उतना कैपिटल इंटेंसिव होता चला जाएगा, मीन हमें उतने से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, मीन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एंड देन फिर हम बात कर रहे होते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई प्रोसेस, इन ऑर्डर टू चेंज माई प्रोसेस। क्या मुझे फंडामेंटली दोबारा से रीथिंक करना है टू रीडिजाइन माई प्रोसेस जो मैंने यूज किया है, ताकि मैं अपने वो कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड, सर्विसेज को बेहतर कर सकूं, या मुझे अपने जो मैंने प्रोसेस अडॉप्ट किया हुआ है इसी की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। दैट इज एट द एंड। बट मेनली जब हम बात कर रहे होते हैं कि जो भी मुझे सर्विस डिलीवर करनी है या प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, उसके लिए मुझे कौन सा प्रोसेस स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, रिसोर्सेज फ्लेक्सिबल मुझे कितने रखने पड़ेंगे, या कितने मेरे उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके रिसोर्सेज फ्लेक्सिबल होंगे, मुझे लो ऑटोमेशन की तरफ जाना है या हाई ऑटोमेशन की तरफ जाना है। और साथ ही साथ हम जब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे होते हैं तो उस वक्त साथ ही साथ हम लेआउट के परस्पेक्टिव में भी डिसीजंस ले रहे होते हैं। ओके, अब हम इसको स्टेप बाय डिस्कस करते हैं। सो मेनली वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव से। तो जब हम प्रोसेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से,
और यहाँ पे हमेशा हम प्रोडक्ट और प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज लो कस्टमाइजेशन एंड हाई वॉल्यूम। मीन जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ मूव करते चले जा रहे हो, आप लो कस्टमाइजेशन मीन कस्टमर्स की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती चली जा रही है, और आप हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो लो कस्टमाइजेशन मीन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या, दैट इज अ प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेस डाइवर्जेंस, ठीक है, एंड मोर लाइन फ्लो। सो दैट मीन जितना आप टॉप से बॉटम की तरफ चले जाओगे, उतना आपका प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कम से कम बना रहे होगे, ठीक है, लोड लेस डाइवर्जेंस होगी, क्योंकि आप सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अगेन एंड अगेन बना रहे होगे, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस कम होगी, ठीक है। बट जितना आप ऊपर की तरफ चले जाओगे, सच एज प्रोजेक्ट या जॉब शॉप, वो वहां पे हमारे पास क्या है, कस्टमाइजेशन लेवल हाई होगा, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हाई होगी, ठीक है, प्योर आप कस्टमाइज की तरफ जा रहे होगे। जबकि जैसे जैसे हम जॉब से बैच, बैच से लाइन की तरफ जा रहे होंगे, वहां पे हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले आ जाता है कि प्रोजेक्ट प्रोसेस, बेसिकली ये आप फुल फ्लेज कोर्स भी पढ़ोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्रोजेक्ट और ऑपरेशन को हम सेपरेट इस सेंस में भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ यूनिक एक्टिविटी, ठीक है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, एंड एवरी टाइम आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है। लेट्स टेक वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ हाउस। सो अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हैं और मैं कोई घर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं जब भी एवरी टाइम एक नया घर बना रहा हूँ, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस। सो दैट्स वाई हाईली कस्टमाइज्ड होते हैं एंड लो इन वॉल्यूम की सेंस के अंदर होते हैं, ठीक है। बट जब हम जॉब शॉप की तरफ आते हैं, दैट इज प्योरली द ऑपरेशनल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क का फ्लो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे यहाँ पे ये जॉब शॉप प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ओके, ओके, सो सबसे पहले तो जॉब शॉप प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले, जैसे मैंने को कहा कि प्रोजेक्ट को हम डिफाइन कर रहे होते हैं यूनिक एक्टिविटी, इट हैज सम स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज सम एंडिंग पॉइंट, ठीक है, इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मीन घर खत्म बन गया, सो प्रोजेक्ट इज फिनिश। जबकि प्रोसेस क्या होता है और यू कैन से ऑपरेशन क्या होता है, विच इज अ डे टू डे एक्टिविटी, जो आप रूटीन के अंदर जो काम कर रहे होते हो वो होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता, मीन आप अगेन एंड अगेन उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हो। ओके, सो जॉब जॉब बेसिकली किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इसमें एवरी जॉब के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस यूजुअली हम ले रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें हमें हाईली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। और जो लेआउट डिजाइन किया जा रहा होता है उसको हम प्रोसेस लेआउट कहते हैं, मीन जो फैसिलिटी का लेआउट डिजाइन किया जाता है वो एज पर द फंक्शनल लेआउट या प्रोसेस लेआउट के अकॉर्डिंगली किया जा रहा होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट फ्लो के परस्पेक्टिव से, कि हम प्रोडक्ट के फ्लो को मद्देनजर नहीं रख रहे होते, बल्कि हम वर्क एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फंक्शनल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज किया जा रहा होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मुझे क्लोथिंग है, तो मैंने कटिंग का सेपरेट कर लिया है, स्टिचिंग का सेपरेट वो कर दिया हुआ है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो उसके डिफरेंट तरह के हमारे पास फ्लो, एवरी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट तरह का उसका फ्लो हो सकता है, ठीक है जी। ओके, और ये क्या होते हैं, ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और इस बट एफिशिएंट नहीं होते। एफिशिएंसी हाईली फ्लेक्सिबल इस सेंस के अंदर होते हैं कि एवरी कस्टमर के अकॉर्डिंगली आप वो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिजाइन के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट स्टाइल के अकॉर्डिंगली बना सकते हो, ठीक है। सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फैशन डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो एवरी क्लोथ को जो है वो डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर रहा है, सो हाईली कस्टमाइज एज पर द कस्टमर नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिजाइन कर रहा है, ठीक है। बट एफिशिएंसी इस वजह से नहीं होगी क्योंकि हर दफा प्रोडक्ट चेंज हो रहा होगा, तो उसको दोबारा से रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, थॉट्स नहीं लाने पड़ेंगे उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। सो एफिशिएंसी मीन एज कंपेयर टू बैच और लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि जब हम बैच प्रोडक्शन की, लाइन प्रोडक्शन की या कंटिन्यूस प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, इसका जो लेआउट डिजाइन किया जा रहा था वो प्योरली प्रोडक्ट लेआउट के परस्पेक्टिव में होता है, मीन प्रोडक्ट के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन किया जा रहा होता है। और बैच प्रोडक्शन और लाइन प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या कहा कि जॉब शॉप के परस्पेक्टिव में, तो इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो जैसे हम जॉब शॉप से बैच और बैच से लाइन की तरफ जा रहे होते हैं,
या कॉन्टिन्यूस। सो स्टैंडर्डाइजेशन हाई होती चली जाती है एज वेल एज वॉल्यूम हमारा हाई होता चला जाएगा। ठीक है जी। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे एफिशिएंसी को भी अचीव करते चले जाएंगे। एक और चीज, स्पेशली जब हम बैच और लाइन प्रोडक्शन को इस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक तो वॉल्यूम के परस्पेक्टिव में, एंड जनरली जब हम बैच प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसमें इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट मूव कर रही हो, रिसोर्सेज जो है वो मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स, लाइक लेबर मूव कर रही होती है टूवर्ड्स द मशीन, और उस वक्त वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट मूव कर रही हो। जबकि लाइन के अंदर प्योरली प्रोडक्ट के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लेवल हाई होता चला जाता है। ओके, सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल जहां से हमें ये प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर दैट, सो लेट्स डिस्कस कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके इस चॉइस को, मीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के चॉइस करते वक्त आपको मद्देनजर रखने चाहिए। नंबर वन, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड वैरायटी। सो जितना आप हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, दैट मीन आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा या तो चूज करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस या लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना आप हाई वैरायटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस को पिक करना चाहोगे, इट मीन यू आर मूविंग टूवर्ड्स जॉब और बैच प्रोसेस के परस्पेक्टिव से। ठीक है जी। आप हाई कैपेसिटी ऑफ प्लांट बनाना चाह रहे हैं, मीन आप अपनी हाई कैपेसिटी रखना चाह रहे हो, सो अगेन मूव टूवर्ड्स द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट। ठीक है, कंपेयर टू दिस वन। इसी तरीके से लीड टाइम के परस्पेक्टिव से, और कि आप अपने प्रोसेस को फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंट करना चाह रहे हो। सो फ्लेक्सिबल और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे हम डाउन साइड मीन स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है, आपका प्रोसेस रिजिड होता चला जाता है। ठीक है, और जाहिर बात है जितना आपका प्रोसेस जो है वो कम फ्लेक्सिबल हो रहा होता है, उसकी एफिशिएंसी हाई होती चली जाती है, मीन वो जो आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको आप एज क्विकली अचीव कर सकोगे। और जितना आपका प्रोसेस जो है वो लो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, उतनी उसकी एफिशिएंसी भी कम होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट मी शो यू एन अ वीडियो, ठीक है, जो कि आप इस यूट्यूब लिंक से भी देख सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अ मैग्रा वीडियो विच इज वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Every day, consumers around the world purchase a variety of products. These goods range from standardized commodities such as gasoline and motor oil, all the way to items which are made to order, like eyeglasses and many services. In order to create a high quality product while being efficient and cost effective, any company must select a manufacturing process that best matches the product. As a rule, the product being created determines the appropriate process. Process selection is based on two considerations. The first consideration is variety, or how much the product changes from customer to customer. Gasoline is a very standardized product. Although there may be a small variety between different blends, within each blend the product remains consistent. Eyeglasses, on the other hand, must be custom made for every individual user. The second consideration is volume of demand. There is a large and constant need for gasoline, so operators refine and distribute it as quickly as possible. Glasses are custom made to order, matching a prescription, and cannot be made in advance. A third consideration, the flexibility of the equipment used to create the product, is determined by the product being created and is often determined by the first two. These two main factors, variety and volume, may be seen as the vertical and horizontal axes of a graph. The result is called the product process matrix. The most efficient production or manufacturing processes are found along the diagonal points on the graph. When a very standardized product is needed in very large volumes, a continuous process is the best manufacturing choice. This process uses highly specialized equipment
very little flexibility and is almost completely automated. Gasoline manufacturer BP refines crude oil into premium fuel in refineries across the globe. There is a constant need for its product, so production is continuous. In fact, its refineries in the United States process 1.5 million barrels of crude oil every day. These plants operate 24 hours a day, 365 days a year, in order to maintain cost effectiveness and match output to demand from consumers. Because of the large capacity of the operation, it is very expensive to shut down such a plant. Stopping production for just a few days can undermine a plant's profitability for an entire year. BP's facilities refine crude oil into a number of consumer products. Each barrel of oil contains 42 U.S. gallons, which is refined into 19.4 gallons of gasoline, 9.7 gallons of heating oil and diesel fuel, 4.3 gallons of jet fuel, and a host of other products. The first step in refining is separating the crude oil into these various components. Refineries have the flexibility to manufacture both gasoline and heating oil, but within the plant, each piece of equipment performs a very specific function. The process is automated, so operators spend much of their time monitoring and adjusting processes from a centralized control room. Chemical engineers determine the mix of products added during the conversion and treatment stages of the process. Others monitor such elements as the water used in the refinery to ensure that it's safe to return to the environment. The workers at the plant represent a wide range of specialized skills without much overlap. For a global petroleum producer like BP, continuous production is the most effective process choice. In many cases, though, consumers demand some degree of customization. In order to deliver a high volume of output and still offer some variety, manufacturers turn to a repetitive process called an assembly line. This is also referred to as mass production. Most consumer goods are mass-produced. Honda of America uses a repetitive process in their operating plant in Marysville, Ohio. At this plant, Honda produces a large number of only a few different models of their popular Civic line of cars. In fact, this plant alone produces an average of 20,000 cars every month, nearly 250,000 for each model year. The production process utilizes a connected workflow in which the product moves along a conveyor system past a series of workstations. At each station, parts are brought to the line to be added or assembled until the product is finished. In traditional assembly lines, workers complete the same task over and over. At Honda, workers are trained in a variety of tasks. They rotate workstations regularly to avoid fatigue and to maintain quality. Because each station is designed for a specific task, there is little need for flexible equipment. Workers interact with tools more than in a continuous process, but much of the work, such as welding, is performed through automation. Still, there is enough flexibility at each workstation to offer a variety of options on the model being produced. In repetitive processing, variety is created by combining individual modules. Engines, for example, are created separately from the main assembly line, allowing engines with different specifications to go into the same model. Body color and interior features and plug-in items, such as stereos and accessories, are examples of other modules that create variety within the steady, repetitive flow. While this process is so structured that each line produces only one type of product, the line that produces the Civic, for example, cannot build an Acura, Honda
At its Ohio plant, for example, workers are trained on the next season's model of cars while they are still building the current model. Industrial engineers, meanwhile, are looking for ways to redesign the assembly line, building in so much flexibility that it could produce any model the company makes. In Aurora, Illinois, Caterpillar is already doing what Honda hopes to accomplish. This plant produces 24 different models of wheel loaders, compactors, excavators, and agricultural tractors, all in the same facility. Caterpillar produces 4 families of construction and agricultural equipment, but all in relatively low volumes. Because the volume of products they manufacture is lower than Honda's, and the variety of machine is greater, Caterpillar makes use of batch processing. This process creates products in small lots or batches in much smaller volume than Honda. Unlike repetitive processing, which depends on a connected workflow, batch processing involves a disconnected production line. Processing is intermittent, with workers coming to the machine rather than the product coming to them. A variety of products produced at relatively low volume with flexible equipment characterize a batch manufacturing process. Sometimes, products are created in batches as small as 1. When a highly specialized product is needed in a very low volume based on an individual customer order, the process which matches the product is often referred to as a job shop. Eyeglasses are made using such a job shop process. Each pair is made to suit a specific customer's vision and head shape, so each pair must be created individually. At AED Vision, optician Jim Bracken has been making glasses for more than 20 years. He stocks lens blanks, which have already been ground to a specific prescription strength. After choosing the proper strength lens, Jim uses a bevel edger to custom cut the lens to the specific frames the customer has chosen. He then uses a hand edger to grind out any imperfections. The lenses are fitted by hand to the frames. Hey. Hi, how are you? How are you? Yeah, I got a beautiful pair of glasses. All right. Can't wait to see them. Finally, he fine-tunes the fit of the frame to the size and shape of the client's head. Although many of these same steps go into the creation of every set of glasses, fitting the lens to the frame and the frame to the customer is unique every time. Outside of the bevel edger, none of the equipment Jim uses is specific to his industry. Standard table salt in a pan on a hot plate serves as a heat source to soften plastic frames for bending. A nearby pan of water cools the frames. Standard flexible tools, such as a screwdriver and pliers, are used to fit metal frames. This is typical of many job shops, where a small set of general-purpose tools are used in a variety of ways. Because every product is custom-made, the equipment must be flexible enough to change with each new task. And since volume is small, the process can be geared to providing an exact, custom product. Highly skilled workers using general-purpose tools to produce a small volume of very specialized products is typical of the job shop production processes. The product process matrix illustrates the general rules of manufacturing or production processes. Finding and using the appropriate process is necessary to ensure quality and keep costs low enough to match the market demand and volume. It is unusual, however, that a product will fit so neatly into one process or another, and many products depend on several processes for their creation. These hybrid processes are becoming more and more common.
steel which goes into Honda's cars and Caterpillar's heavy equipment, for example, is created through a continuous process. If you order specialized stereo equipment for your car, it may be produced through batch processing. Although the eyeglasses created at AED are built in a job shop, the frames may have been created on an assembly line and the glass blank for the lenses through a continuous process. For many manufacturers, the goal is to create high-quality products with the efficiency of a continuous process while building in as much flexibility as possible in order to allow for more and more customization. At the same time, small volume producers search for methods to produce greater volume of specialized products at lower prices. In order to achieve this mass customization, manufacturers must understand the dynamic of the product-process matrix. सो लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसमें हम जॉब शॉप, बैच प्रोडक्शन, असेंबली लाइन जिसको हम मास प्रोडक्शन की भी के बात कह देते हैं या कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इनकी डायनामिक को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि हमने कौन से प्रोसेस के परस्पेक्टिव को अडॉप्ट करना है, मीन कौन से प्रोसेस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना है एज पर द प्रोडक्ट। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब हम कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें हम मल्टीपल प्रोसेसेस को बेसिकली वो गुजरते हुए भी एक प्रोडक्ट बन रही होती है। जैसा कि वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर उन्होंने आपको ग्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी कि फ्रेम जो है वो मे बी असेंबली लाइन के ऊपर बन रहा है, मीन मैस प्रोडक्शन हो रही है, जबकि ग्लास जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली आ रहा है। लेकिन एट द एंड जब वो शॉप के ऊपर आके उसके एज पर द कस्टमर फिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कस्टमाइज वो ग्लासेस बना रहा है तो वो जॉब शॉप को इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम सबसे पहले यार्न को बना रहे हैं, सो स्पिनिंग मिल्स जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस फ्लो को यूज कर रहे हैं। फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंटिन्यूस फ्लो को इस्तेमाल कर रहा है। सो वंस के वो कपड़ा बन जाता है और उस कपड़े से जब हम एक फिनिश प्रोडक्ट, एक स्वेटर बना रहे हैं तो उस वक्त हम मे बी बैच प्रोडक्शन की तरफ चले जाएं, ठीक है। जनरली तो इस वक्त जनरली हमारे पास क्या होता है कि इनका लिंकअप जो है वो मिलते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहा होता है। और साथ ही साथ लास्ट वीडियो के अंदर जैसा कि हमने देखा कि हम क्या कर रहे होते हैं कि अब एक हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम जो है वो बेनिफिट ले सकें मल्टीपल प्रोसेसेस के परस्पेक्टिव से। और जब हम हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लेते हैं सच एज जिसको हम ग्रुप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ग्रुप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा है या कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है कि वो क्या करता है, प्रोडक्ट फैमिलीज को आइडेंटिफाई करता है। प्रोडक्ट फैमिली मीन कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो है उनको कंबाइनली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही होती है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो, जिनको सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेसेस की जरूरत हो, ओके, जिनका डिजाइन सिमिलर टाइप ऑफ हो। उस सिचुएशन के अंदर हम फिर ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं और इसका जो लेआउट है वो जनरली हम सेलुलर टाइप ऑफ लेआउट यूज कर लेते हैं। इट कुड बी अ यू शेप, इट कुड बी एनी शेप, जिसके अंदर हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट का जो फ्लो है वो डोमिनेट कर रहा होता है, मीन प्रोडक्ट की फैमिली डोमिनेट कर रही होती है कि इंस्टेड ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो पर्टिकुलर मशीन की तरफ जाएं। हम सेल को इस तरीके से डिजाइन कर रहे होते हैं कि मशीन्स या इक्विपमेंट्स हमारे पास जो है वो हम राउंड द प्रोडक्ट फ्लो के परस्पेक्टिव से डिजाइन कर लें ताकि एक तरीके से वो मूव कर सके। ठीक है जी, ओके। रिसेंटली जो लेटेस्ट जो हमारे पास आ रही है डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अ 3D प्रिंटिंग, जिसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो कि इंस्टेड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो हम पहले उसको रॉ से कन्वर्ट करें और फिर हम मटेरियल भी ज़ाया कर रहे होते हैं, अब उसको डिजिटल डिज़ाइन किया जाता है। सो लेट मी शो यू अ वीडियो जहां से हमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद क्लैरिटी मिल रही होगी। सो यू कैन सी दिस वीडियो ऑन दिस लिंक एज वेल एज जो है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। Additive manufacturing, also known as 3D printing, is a process that creates a physical object from a digital design. An engineer designs the object using computer-aided design or CAD software. The 3D design file is then sliced into thin layers and uploaded to an additive manufacturing machine.
spread across the platform. The layering and belting process is then repeated until the part is complete. The metallic powder is removed and its physical object is revealed. Additive manufacturing allows you to produce parts that are lighter, stronger, and more durable than traditionally made parts. Build times are faster, and engineers can add precise features and complex geometry without increasing cost. In fact, additive manufacturing is revolutionizing the way we work. ओके सो आई होप कि आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो क्लियर हो गया। सो रिमेंबर दैट कि जब हम प्रोसेस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, तो स्पेशली जब हम मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात कर रहे हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हुए हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। शुड वी फिट इन कॉन्टिन्यूस और असेंबली और बैच और जॉब शॉप के परस्पेक्टिव में हम कहाँ पे करें, या हमने हाइब्रिड अप्रोच को अडॉप्ट करना है। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, तो हमें प्रोडक्शन और इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी को पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ रहा होता है कि हम मेक टू स्टॉक प्रोडक्शन करेंगे या हम मेक टू ऑर्डर करेंगे या असेंबल टू ऑर्डर करेंगे। मेक टू स्टॉक जनरली हम क्या कर रहे थे, जो प्योर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है कि हम डिमांड की एंटीसिपेशन के मुताबिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें, टेलीविजन है, सेल फोन है या बुक्स हैं, ये हमारे पास क्या है कि मेक टू स्टॉक है, हम बना के अपने पास इन्वेंट्री में रख लेते हैं और देन एज पर द डिमांड उसको हम सेल आउट कर रहे होते हैं। सो इस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच एज इसी तरीके से इन्वेंट्री के लेवल की मेंटेन के कितना इन्वेंट्री लेवल जो है वो हमें रखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इतना कम इन्वेंट्री लेवल ना हो कि हमारे जो कस्टमर हैं वो हम लूज कर जाएं, ठीक है, मीन हम डिमांड को मीट ना करें, या इतनी ज्यादा इन्वेंट्री ना रख लें ताकि, क्योंकि हमारा वो इन्वेंट्री इज बेसिकली कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और वो हम जैम करके बैठ जाएं। सो दैट मीन मेक टू स्टॉक के अंदर द क्रिटिकल ऑपरेशनल इशू इज ताकि जितनी एक्यूरेट फोरकास्ट होगी उतना क्विकली हम उस डिमांड को मीट कर सकेंगे, और उस डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें अपनी इन्वेंट्री को कितना रखना है ताकि हम डिमांड को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो मीट कर सकें। ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली ये यूजली कब स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाएगी, जब आप प्योर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की सेंस के अंदर बात कर रहे होगे कि आप प्योर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे हो और यहाँ पे जो डिलीवरी टाइम होगा वो बहुत शॉर्टर डिलीवरी टाइम होगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के कस्टमर को डिलीवर कर रहे होगे। जबकि मेक टू ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये प्योरली कस्टमाइजेशन की तरफ हम चले जाते हैं कि जैसे ऑर्डर आया एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर द कस्टमर डिजाइन, हम अब उस वक्त उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली इस सिनेरियो के अंदर आपका जो डिलीवरी टाइम है वो कंपेयर टू मेक स्टॉक काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो कस्टमाइजेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम एज पर देयर रिक्वायरमेंट ही प्रोडक्ट को बनाएं, और साथ ही साथ हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हमने डिलीवरी टाइम को किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दैट वुड बी द ऑपरेशनल कंसर्न हमारे पास आ जाएगा। जबकि अगर हम असेंबल टू ऑर्डर या बिल्ड टू ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हम स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हुए हम एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल बना रहे होते हैं। सच जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी डेल की, ठीक है, सो डेल वाले क्या करते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। सो इसमें भी आप कस्टमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या टारगेट होता है कि आपने मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है अपने इन्वेंट्री लेवल को, इतना ज्यादा ना रख लें कि वो डिमांड से बहुत ज्यादा और वो वेस्टेजेस की शक्ल इख्तियार कर जाए, इतना काम ना हो कि हम कस्टमर लूज कर जाए, और एज वेल एज डिलीवरी टाइम वुड बी द मेन इशू इन टर्म्स ऑफ असेंबल टू ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। यूजली एक और स्ट्रेटेजी भी ली जाती है विच इज इंजीनियरिंग टू ऑर्डर। सो इंजीनियरिंग टू ऑर्डर में हमारे पास क्या है कि वो इवन मेक टू ऑर्डर से भी ज्यादा आप कह लो कस्टमाइजेशन की आप तरफ चले जाते हो। इंजीनियरिंग टू ऑर्डर मीन के कस्टमर आता है और हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट के डिजाइन से लेके प्रोडक्शन तक अगर हम करें, मीन एक फिनिश प्रोडक्ट तक, देन दैट इज हाईली कस्टमाइज की सेंस में हम चले जाते हैं। एंड ऑब्वियसली वहां पे भी कस्टमर कस्टमाइजेशन और इन्वेंट्री लेवल इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है जी।
ओके अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बिफोर दैट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेक टू स्टॉक स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि डिलीवरी टाइम ऑलमोस्ट मीन आप फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्री में पड़ी हुई है एंड जैसे डिमांड आती है आप उसको डिलीवर कर रहे होते हो, जबकि असेंबल टू ऑर्डर में आपके पास कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आपने बना के रख लिए हुए हैं, जैसे ऑर्डर आया आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया और बना के आपने डिलीवर कर दिया, जिसके अंदर कंपेयर टू जो मेक टू स्टॉक है डिलीवरी टाइम जरा थोड़ा सा लेट होता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री होती है और यहाँ पे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मीन स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स की इन्वेंट्री ज्यादा हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिज्जा हट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ली हुई है, सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स और सबवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो, जबकि मेक टू ऑर्डर में हमारे पास क्या है कि जब कस्टमर की डिमांड आई एज पर देयर रिक्वायरमेंट हमने डो प्रिपेयर की, ठीक है, एंड देन फर्दर आपने जो है वो पिज्जा को बेक किया एंड उसको डिलीवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे डिलीवरी टाइम के सेंस के अंदर यू कैन सी दैट कि वो डिफर आ रहा होता है। सो अब हमने डिसाइड करने कि वेदर जब हम जॉब शॉप कर रही हैं तो हम खुद से डिमांड को प्रेडिक्ट करते हुए मेक टू स्टॉक मीन बना बना के रखी जाएंगे तब चले जाएंगे, या हमने संबल टू ऑर्डर के सेंस में जाना है या मेक टू ऑर्डर के सेंस के अंदर जाना है। सो जनरली जॉब शॉप जो है वो मेक टू ऑर्डर के कैटेगरी के अंदर आ जाती है क्योंकि एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जबकि अगर हम असेंबली लाइन या हम कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो वो मेक टू स्टॉक के परस्पेक्टिव में भी हम उसको वो आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू सर्विस। सो जब हम सर्विसेज की के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे कंपोनेंट आ जाता है कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। ठीक है, कि क्या हम हाई कॉन्टेक्ट सर्विसेज बना प्रोड्यूस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या लो कॉन्टेक्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, हाई कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है दैट इज मीन फेस टू फेस, आपको जो रिएक्शन टाइम होता है या प्लानिंग टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है और कस्टमर इज एसेंस आपके पास हाई कॉन्टेक्ट में होता है, जैसे सच एज डॉक्टर, टीचर्स, टैक्सी ड्राइवर आपके पास आ जाता है या फ्रंट ऑफिस का जो पर्सन आ जाता है, सो वो हाई कॉन्टेक्ट है, उसको एट द सेम टाइम आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। सो दैट मीन प्लानिंग का टाइम कम है, हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज की जरूरत है आपको, अपनी जॉब के अंदर बहुत हाई प्रोफेशन की जरूरत पड़ रही होती है। जबकि लो कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वी कैन प्लान, तो इसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरा थोड़ा लेट आ रही होती है, तो हम प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली रिएक्ट भी कर सकते हैं, सच एज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेते हो। ओके, बैंक इस सेंस के अंदर भी आ जाते हैं कि लाइक आप उसका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें या सर्विस लॉन्च करें तो उसको वो प्रॉपर प्लान करते हुए कर सकते हैं। सो इस हाई कॉन्टेक्ट और लो कॉन्टेक्ट सर्विसेज को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज प्रोफेशनल सर्विसेज, सर्विस शॉप, मैथ सर्विसेज और सर्विस फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने प्रोडक्ट को किया हुआ था, बट प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी एंड वॉल्यूम आर द क्रिटिकल वन आ जाते थे, मीन स्टैंडर्डाइजेशन हमने प्रोडक्ट देनी है या कस्टमाइज प्रोडक्ट देनी है एंड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट किया जा रहा होता है। जबकि सर्विसेज के अंदर कस्टमर की पार्टिसिपेशन और यू कैन से कस्टमर कॉन्टेक्ट और यू कैन से द कस्टमाइजेशन या प्लस सर्विस की कस्टमाइजेशन की बात आ रही जाती है, मीन कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पे सर्विस कस्टमाइजेशन की हम बात कर रहे थे। सो जितनी सर्विस की कस्टमाइजेशन होगी सो दैट मीन आइदर इट विल बी फॉल इन अ सर्विस जॉब और आपके पास प्रोफेशन में आ जाएगा। जैसे कस्टमर कस्टमाइजेशन लो हो रही है दैट मीन आइदर इट वुड बी द सर्विस फैक्ट्री और द मैथ सर्विसेज। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज कर रही हैं। सो ऑब्वियसली अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं सो वी शुड बी वेरी एफिशिएंट, हाईली स्किल्ड लोग होने चाहिए उस सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर टू अगर हम मैथ सर्विसेज के परस्पेक्टिव में बात करें। ठीक है जी, सो दैट मीन हाई कॉन्टेक्ट सर्विसेज जो हैं उसके लिए आपको हाईली स्किल्ड एंड हाईली प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज। ओके, हमने प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ली हमने, ब्रीफली जो है वो सर्विसेज के परस्पेक्टिव से भी देखा। एट द एंड हमारे पास क्या होता है कि वट एवर हम प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विसेज बना रहे होते हैं तो हमने कहा था कि हम जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने उस प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है,
और हम अपनी उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी से मुराद क्या है? दैट मीन वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी, दैट इज द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन कितना मैंने इन किया और कितना आउटपुट मुझे मिली, कि मीन मेरा ये प्रोसेस जो है वो कितना प्रोडक्टिव है। ठीक है, जबकि इफेक्टिवनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन जो टारगेट मैंने रखा था उसको मैं कितना अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। ठीक है, दैट इज बेसिकली द इफेक्टिवनेस, दैट इज हाउ वेल अ सेट ऑफ रिजल्ट इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है, हाउ वेल आवर रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, कि हम कितना इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली हम अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। मीन जो हमने टारगेट रखा उसको मैं अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। और एफिशिएंसी जो है वो ऑब्वियसली कि विद द मिनिमम इनपुट हाउ वी कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, और इसको हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? दैट इज द एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड आउटपुट। लेट्स से हम कहते हैं कि 100 प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल हमने इन किया और हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स बन के आनी चाहिए थी, बट आई 80 या 90। सो दैट मीन द एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, वहां से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर मोर प्रोडक्टिविटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द पार्शियल मेजर्स और मल्टी फैक्टर और टोटल। सो टोटल तो जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला देखा, आउटपुट और इनपुट, दैट वुड बी द टोटल प्रोडक्टिविटी। मल्टी फैक्टर क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे लेबर और मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी कंबाइन कैलकुलेट करनी है, या लेबर, कैपिटल और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी फैक्टर निकालनी है, या एवरी फैक्टर के लिहाज से सेपरेट प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो वो पार्शियल मेजर्स के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एंड इन ऑर्डर टू चेक वेदर मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है या डाउन हुई है, वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? करंट पीरियड प्रोडक्टिविटी माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। सो वहां से हमें पता चल जाएगा कि अगर पॉजिटिव आ रही है सो दैट मीन हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, और अगर वो नेगेटिव में आ रही है तो इट मीन हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रोथ की तरफ नहीं बल्कि लॉस की तरफ हम जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। लेट्स से दैट इज, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी यू यू हैव जस्ट डिटरमाइन दैट योर सर्विस एम्प्लॉय हैज यूज्ड इतने आवर ऑफ लेबर दिस वीक। ठीक है, प्रोसेस इतनी इंश्योरेंस फॉर्म। लास्ट वीक सॉ द क्रू यूज्ड इतने आवर्स ऑफ लेबर और इतने फॉर्म्स। सो क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई या नहीं हुई? सो सबसे पहले हमने क्या किया, लास्ट वीक की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की, विच इज 480 डिवाइडेड बाय दिस वीक की हमने प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की 560 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट वीक की प्रोडक्टिविटी है वो 0.23 है, जबकि लास्ट की 0.24 है। सो स्लाइटली डिक्रीज की गई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया मुझे लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। सो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या आ जाएगी? दैट इज क्वांटिटी प्रोड्यूस विच इज 400 केसेस, और लेबर आर। ठीक है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और लेबर आर हमने कितना इस्तेमाल किया? दैट इज 1.5 ऑफ द के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज विच वुड बी कि टोटल 4 वर्कर्स हैं। ठीक है, और वो प्रोसेस 1.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो दैट मीन 4 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय ईच वर्कर 1.5 आवर काम कर रहे हैं। सो दैट इज 400 डिवाइडेड बाय दिस। सो दिस इज द लेबर प्रोडक्टिविटी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कि रैपिंग पेपर प्रोड्यूस्ड, इतने रोल्स उसने प्रोड्यूस किए ना 1 डे। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास क्या गई? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, $200,000 आपके पास आ गया पर रोल के परस्पेक्टिव, टोटल रोल के परस्पेक्टिव से। ठीक है, दैट इज अ टोटल कॉस्ट। और इनपुट कॉस्ट जो हमें दी गई है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेंचमार्क के तौर पे कि करंटली हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें इसको किस तरीके से इम्प्रूव करें। मीन हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? दैट इज कैपिटल, के मीन हमारे पास पैसे नहीं है एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेने के लिए या बेहतर रॉ मटेरियल वगैरह लेने के लिए। हमारे प्रोसेस की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मीन मैनेजेरियल डिसीजंस जो है वो हम उस तरीके से नहीं ले रहे।
गलत प्रोसीजर्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, या ड्यू टू द बॉटलनेक ऑपरेशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दीज स्पेशली द बॉटलनेक ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन डिटेल हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे कि बॉटलनेक ऑपरेशंस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देन हम किस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बॉटलनेक ऑपरेशन क्या होता है? दैट इज द वीकेस्ट ऑपरेशन और यू कैन से वीकेस्ट रिसोर्स जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि उसी की कैपेसिटी के ऊपर आपके एंटायर प्रोसेस की जो कैपेसिटी है वो लिंक की हुई होती है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया रिगार्डिंग अबाउट द प्रोसेस स्ट्रेटेजी और प्रोसेस एंड ऑपरेशन के परस्पेक्टिव में कि हम कौन से स्टेप्स को जो है वो मेनली फोकस करते हुए चल रहे होते हैं। दैट इज विद फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द प्रोसेस स्ट्रक्चर, और देन उस प्रोसेस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेआउट को डिस्कस कर रहे होते हैं, वेदर मुझे प्रोडक्ट टाइप ऑफ लेआउट यूज करना है, प्रोसेस टाइप ऑफ लेआउट यूज करना है, या ग्रुप टेक्नोलॉजी के एंगल में जाना है, या सर्विसेज में अगर मैं बात करूं तो मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज की तरफ जाना है या मैथ सर्विसेज की तरफ जाना है, एंड देन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कहाँ कितनी चाहिए, कहाँ पे चाहिए, रिसोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की, और कैपिटल इंटेंसिटी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।